नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सब के बारे में एक ही वीडियो में देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना देख लेते हैं, एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो एटम होता है ना, एटम के बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं अपनी अपनी कक्षा पर। तो परमाणु के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यही है परमाणु की संरचना। तो अब हम सबसे पहले परमाणु संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक भी कह देते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? तो इसके खोज करता है मोसले। एग्जाम में पूछा गया है। तो एटॉमिक नंबर के खोज करता है मोसले। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है ना, वही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाएगा। यानी कि नाभिक में अगर प्रोटॉन की संख्या 10 है तो उस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 10 होगा। तो जो भी प्रोटॉन की संख्या होगी वो उस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर को हम Z से दर्शाते हैं। और किसी उदासीन परमाणु यानी कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो जो भी एटम होता है ना, एटम में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जो उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। तो परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है उसे प्रोटॉन कहते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो हम ये तभी कह सकते हैं जब परमाणु न्यूट्रल हो, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। वैसे तो बराबर होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आवारा कण है, यानी कि इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए हमेशा प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वैसे तो प्रोटॉन के बराबर होती है, लेकिन ये आवारा कण है, इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की संख्या से परमाणु क्रमांक नहीं निकालते। तो भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। आगे हम निकाल कर भी देखेंगे कि परमाणु क्रमांक निकाला कैसे जाता है। पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। आगे है परमाणु द्रव्यमान, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं और इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के
योग को उस परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है या द्रव्यमान संख्या भी कह देते हैं और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो एटम होता है ना, एटम के न्यूक्लियस के भार को ही परमाणु का भार कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ना, इसको जोड़ दिया जाए तो परमाणु भार निकल कर आ जाएगा। जैसे न्यूक्लियस के अंदर मान लो 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु भार कितना होगा? तो 21 होगा। 10 और 11 को जोड़कर परमाणु भार निकल आएगा। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या से ही परमाणु संख्या निकलती है, तो इसीलिए परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी परमाणु द्रव्यमान ही कहलाएगा। क्योंकि चाहे परमाणु संख्या कहो या प्रोटॉन की संख्या कहो, बात तो एक ही है ना। इसीलिए परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है? प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर परमाणु द्रव्यमान निकलता है। तो इन सबको किस अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को A से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाया जाता है। जैसे परमाणु द्रव्यमान है तो इसे हम A लिखेंगे। तो A बराबर क्या होता है? तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? A बराबर P प्लस N। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको तो बस कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो परमाणु द्रव्यमान है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर बनता है। तो A बराबर P प्लस N और A बराबर Z प्लस N भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। तो इसीलिए परमाणु का द्रव्यमान परमाणु की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या। और तीसरा फॉर्मूला है N, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु संख्या दी हुई है ना, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो परमाणु का द्रव्यमान होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे। तो अगर हमारे पास परमाणु द्रव्यमान है यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और दूसरा परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान में से यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से अगर प्रोटॉन को घटा दें तो क्या बचेगा? जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन ही बचेगा, क्योंकि हमने परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को घटा दिया तो न्यूट्रॉन बचेगा। तो इसी प्रकार अगर हमें परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या पता है तो हम दोनों को घटाकर न्यूट्रॉन पता कर लेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि परीक्षा में इसे प्रश्न बनता कैसे है। तो जैसे ये एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर आप देख रहे हैं 27 लिखा हुआ है और नीचे 13 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तो जो एलिमेंट के ऊपर लिखा होता है ना उसे परमाणु भार कहते हैं, और एलिमेंट के नीचे जो ये लिखा होता है जैसे 13 है इसे परमाणु संख्या कहा जाएगा। तो जो भी एलिमेंट का नंबर होगा ना उसका एटॉमिक नंबर होगा वो नीचे की ओर हमेशा लिखा होगा, और जो उसका एटॉमिक मास होगा उसका परमाणु भार होगा वो उसके एलिमेंट के ऊपर लिखा होगा। और वैसे भी इसे याद रखना आसान है, क्योंकि जो भी भार होता है, बोझ होता है, उसको हम सिर के ऊपर ही उठाते हैं ना। कहते हैं ना कि हमारे सिर पर बहुत ही बड़ा बोझ है, बहुत ही बड़ा भार है। तो जो एलिमेंट के ऊपर संख्या होगी वो परमाणु भार होगी, और जो एलिमेंट के नीचे संख्या होगी वो परमाणु संख्या होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमाणु भार को A से दर्शाते हैं और परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं। तो ऐसे ही आपको एलिमेंट दिया होगा, जैसे ये है सोडियम जिसे हम Na लिखते हैं। तो इसमें से आपको परमाणु संख्या, परमाणु भार, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सब कुछ निकालना है। आपसे एग्जाम में कोई एक ही चीज़ पूछी जाएगी
पर यहाँ पर हम सब चीज़ निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परमाणु संख्या निकालेंगे। तो परमाणु संख्या कौन सी होती है? तो जो नीचे का नंबर होगा यही परमाणु संख्या होगी। इसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनको उनकी परमाणु संख्या के हिसाब से रखा जाता है। जिसका परमाणु संख्या 1 है वो सबसे पहले होगी, उसके बाद 2, तो इसी प्रकार परमाणु संख्या के क्रम में उसे सजाते हैं। तो जो नंबर एलिमेंट के नीचे लिखा होगा वो उसकी परमाणु संख्या होगी। तो सोडियम के नीचे कितना लिखा हुआ है? 11। तो 11 इसकी परमाणु संख्या है। अब देखते हैं परमाणु भार। तो भार ऊपर की ओर होगा, तो इसका परमाणु भार कितना है? 23 है। 2 चीज़ें निकल गई। अब हम प्रोटॉन निकालते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा कि प्रोटॉन क्या होता है। तो परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन इक्वल टू एटमिक नंबर। तो इसका एटमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं एटमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, तीनों की संख्या एक समान होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें कैलकुलेट करके निकालनी पड़ती है, वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा दो, ऊपर से नीचे घटा दो, यानी कि 23 में से 11 घटा दो तो बचेगा 12। ये न्यूट्रॉन है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो परमाणु भार होता है उसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, दोनों की वैल्यू है। और नीचे की ओर जो परमाणु संख्या है ये केवल प्रोटॉन की संख्या है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में से अगर हम प्रोटॉन की संख्या घटा दें तो क्या बचेगा? जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन की संख्या ही बचेगी। इसीलिए एटमिक मास में से एटमिक नंबर घटाया जाता है न्यूट्रॉन की वैल्यू पता करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगला एलिमेंट है कैल्शियम। तो इसमें भी आपको एटमिक नंबर, एटमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सब निकालना है। तो एटमिक नंबर कितना होगा? तो जो नीचे की वैल्यू है 20। एटमिक मास कितना होगा? जो ऊपर की वैल्यू है 40। प्रोटॉन कितने होंगे? तो जो एटमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटमिक नंबर कितना है? 20। तो प्रोटॉन भी 20 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? एटमिक मास में से एटमिक नंबर घटा दो, न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो ऊपर में से नीचे घटा दो, 40 में से 20 घटा दो तो बचा कितना? 20। तो 20 क्या है? न्यूट्रॉन है। जैसे अगला एलिमेंट है आर्गन। तो आर्गन का एटमिक नंबर कितना है? 18। एटमिक मास कितना है? जो ऊपर की वैल्यू है 40। प्रोटॉन कितने हैं? तो जितना एटमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 18 प्रोटॉन है, 18 ही इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो 40 में से 18 घटा दो, बचा कितना? 22। तो 22 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो आशा करता हूँ आपको एलिमेंट में से उसकी परमाणु संख्या, परमाणु भार, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना आ गया होगा। तो आगे अब हम आयन के बारे में पढ़ते हैं। तो आयन्स क्या होता है? तो वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गए होते हैं, उन्हें आयन कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आवारा कण है, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो जो आयन है इस पर आवेश उपस्थित होता है, इस पर चार्ज उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है। और आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये ऐसा तब होता है जब अलग अलग तत्व के जो परमाणु हैं
आपस में क्रिया करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो तो अंदर की ओर होते हैं, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, तो वो तो क्रिया करेंगे नहीं। लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं ये आपस में क्रिया करते हैं। तो या तो जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो उसे छोड़कर जाएगा या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। दो ही केस होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा तो उसे धन आवेश कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा तो धन आवेश कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है। तो ऐसा करने में परमाणु का जो क्रमांक है वो तो नहीं बदलता, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि जो एटम का नंबर है वो तो प्रोटॉन पर डिपेंड करता है ना। तो प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव हो नहीं रहा है, इसीलिए परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये बदल जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु क्रमांक है ये कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखकर नहीं बताया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या को देखकर ही बताया जाता है। तो जैसे जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने पढ़ा कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी तो उसे उदासीन परमाणु कहा जाएगा, न्यूट्रल एटम कहा जाएगा, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी तो इसे धनायन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए जो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो 11 का मतलब क्या है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो इस समय तो वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसे चला जाए तो अब इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए से धन आयन कहते हैं। और तीसरा केस क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट में 11 प्रोटॉन हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई ना, तो इसे ऋण यानी कि नेगेटिव ऋणायन कहेंगे। और धन यानी कि पॉजिटिव, जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो तो धनायन, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो तो ऋणायन। तो अब हम तीनों केस को एक एक बार इसे सम निकाल कर देखते हैं। तो पहला केस क्या है, उदासीन परमाणु के लिए। तो ये तो आसान है, जैसे हम पहले सम निकालते आए हैं वैसे सेम होगा। जैसे यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92 है, एटॉमिक मास कितना होता है 235, प्रोटॉन की संख्या भी 92 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 होती है। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो 235 में से 92 घटा दो तो 143 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो ये उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है। कैसे, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर है। दोनों कितनी है आप देख रहे हैं ना, 92 और 92 दोनों की संख्या बराबर है। तो ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं, धन आवेश के लिए। धन आवेश का मतलब क्या हुआ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के ज़्यादा होगी। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, तो जब भी आपको एलिमेंट दिया होगा ना तो उसके ऊपर अगर प्लस का साइन बना है
तो इसका मतलब क्या है कि इस पर धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर गया है, तो इसीलिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, वो 11 ही रहेगा। और एटॉमिक मास कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव होता है और किसी भी संख्या में बदलाव नहीं होता। और जो परमाणु द्रव्यमान है ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर बनता है, इसीलिए इसमें भी बदलाव नहीं होगा। तो एटॉमिक मास 23 होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो जो नीचे का नंबर है यानी कि 11, ये प्रोटॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी लिखते? तो 11 ही लिख देते। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसे छोड़कर गया है, तभी तो प्रोटॉन की संख्या इस पर ज़्यादा है, इसीलिए प्लस का साइन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देना है। तो 11 में से 1 घटा दो, 10 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे हम पहले निकालते आए हैं वैसे ही निकालना है। तो 23 में से 11 घटा दो तो 12, ये न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो धन आवेश का ही एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो यह मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 प्लस के साइन हैं, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए हैं। पहले समय हमने देखा कि एक ही प्लस का साइन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है। 2 प्लस के साइन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज की संख्या कम हो रही है, इसीलिए एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से दर्शाया जाता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। एटॉमिक मास ऊपर की ओर संख्या जो है 24। प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो अगर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती। लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं 2 प्लस के साइन हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर चले गए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में से 2 घटा दो, यानी कि 12 में से 2 घटा दो तो कितना बचा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाकर न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। तो 24 में से 12 घटा दो तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो अब तीसरा केस देख लेते हैं ऋण आवेश के लिए। ऋण आवेश यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए इस केस में एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज दर्शाया जाता है। जैसे जो पहला सम है इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव साइन दिए हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसीलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 8। एटॉमिक मास कितना होगा? जो ऊपर की संख्या है 16, प्रोटॉन की संख्या 8 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होती, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 16 में से 8 घटा दो तो बचे 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या है 8। जैसे जो अगला एलिमेंट है क्लोरीन, तो इसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो इसके ऊपर एक ही नेगेटिव साइन है, तो प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैसे तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 17 जमा 1 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको तीनों ही केस समझ आ गए होंगे। अब तीनों ही केस में आप प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ये आप
निकाल लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हम समस्थानिक के बारे में पढ़ते हैं, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है? तो वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है और इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनका जो एटमिक नंबर होता है वो तो सेम हो लेकिन जो उनका एटमिक मास हो वो अलग अलग हो, तो उसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसे समस्थानिक क्यों कहा जाता है? इसके नाम से ही क्लियर है, समस्थानिक यानी कि समान स्थान। तो जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं एटमिक नंबर के हिसाब से ही सजाए जाते हैं, तो इसमें क्या है, एटमिक नंबर सेम होगा, इसीलिए इसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे की ओर जो संख्या होती है उसे हम एटमिक नंबर कहते हैं और ऊपर की ओर जो संख्या होती है एटमिक मास कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इन तीनों की आप देख रहे हैं एटमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो एटमिक मास है यानी कि द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। तो ये समस्थानिक का उदाहरण है, आइसोटोप्स का उदाहरण है। और नोट याद रखिएगा कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में जो भिन्नता होती है ये न्यूट्रॉन के भिन्नता के कारण होता है और इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। तो वही बताया गया है कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो सेम रहेगी क्योंकि एटमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन की संख्या तो सेम ही रहेगी, लेकिन एटमिक मास में डिफरेंस आता है। इसका मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं ना, इनमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम रहेगी लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग होगी क्योंकि जो एटमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से मिलकर बना है। जब प्रोटॉन की संख्या सेम है तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन की संख्या में ही डिफरेंस होता है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है इसीलिए आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसीलिए याद रखेगा कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है ये अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले को कहते हैं प्रोटियम, जिसका एटमिक मास 1 होता है उसे प्रोटियम कहते हैं। जिसका एटमिक मास 2 होता है उसे ड्यूटेरियम कहते हैं। जिस हाइड्रोजन का एटमिक मास 3 होता है उसे ट्राइटियम कहते हैं। इन तीनों का एटमिक नंबर तो एक ही होगा तभी तो ये समस्थानिक कहलाएंगे, लेकिन इनका एटमिक मास अलग अलग होगा। अगर 1 है तो प्रोटियम, 2 है तो ड्यूटेरियम और 3 है तो ट्राइटियम। तो पहले केस में क्या होगा कि न्यूट्रॉन 0 होगा। 0 कैसे होगा? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो एटमिक मास में से एटमिक नंबर घटाकर निकलता है, तो इसका एटमिक मास 1 है और एटमिक नंबर भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाए तो 0 ही बचेगा। तो प्रोटियम के केस में जो न्यूट्रॉन होता है 0 होता है। ड्यूटेरियम के केस में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 न्यूट्रॉन आएगा और ट्राइटेरियम के केस में 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन आएगा। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है? तो इनके कई सारे उपयोग होते हैं। जैसे जो कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 14, इसका उपयोग जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनकी उम्र का पता लगाने में किया जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है यूरेनियम 235, इसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये सभी उपयोग आपको याद रखने हैं कि कार्बन 14 का उपयोग फॉसिल्स की उम्र पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी से तो बिजली बनती है। परमाणु भट्टी में इसी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका फ़ायदा है कि आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है कि लोहे के समस्थानिक Fe26 का उपयोग एनीमिया के रोग का पता लगाने में किया जाता है। एनीमिया का रोग कब होता है? जब हमारे खून में
आयरन की मात्रा कम हो जाती है। पांचवा इसका उपयोग क्या है? आर्सेनिक का आइसोटोप AS74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि बताइए आर्सेनिक के समस्थानिक AS74 का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद है कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इसमें जो गामा किरण होती है वो निकलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद है सोडियम के समस्थानिक सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में, ब्लड क्लोटिंग यानी कि खून के जमाव का पता लगाने में किया जाता है। तो ये जितने भी समस्थानिक के उपयोग हैं ये सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इन सबको आप याद कर लेना। और इसी के साथ आप ये भी याद रख लेना कि सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, उसी प्रकार सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। तो आइसोटोप्स के बाद हम आइसोबार्स के बारे में पढ़ते हैं, समभारिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा इसका नाम है समभारिक यानी कि समान भार, तो वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार समान हो उन्हें समभारिक कहा जाएगा। पहले केस में हमने पढ़ा था समस्थानिक, जिसमें क्या था कि जो एटॉमिक मास था वो अलग अलग था लेकिन एटॉमिक नंबर सेम था। समभारिक में क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है ये अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे आप ये 2 आइसोबार देख रहे हैं, इसमें एक है कार्बन एक है नाइट्रोजन, दोनों का आप एटॉमिक मास देख रहे हैं। दोनों का एटॉमिक मास कितना है? 14 है। और एटॉमिक नंबर कितना है? एक का है 6 और एक का है 7। तो ये दोनों क्या हैं? तो ये आइसोबार हैं, क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर एटॉमिक मास सेम है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे आइसोबार कहा जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण है ऑर्गन और कैल्शियम का। इन दोनों आइसोबार में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो एटॉमिक मास है वो 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया कि अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक मास सेम हो तो किसका उदाहरण होगा? तो आइसोबार का उदाहरण होगा। तो हमने आइसोटोप पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया। इसी प्रकार एक है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। तो हिंदी में पढ़ के तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एग्जामिनर क्या करता है कि इसी का जो इंग्लिश नेम होता है ना उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। आइसोटोप को हिंदी में भी आइसोटोप ही लिख देता है, आइसोबार को आइसोबार। इसीलिए आपको इसका हिंदी और इंग्लिश नेम दोनों पता होना चाहिए। तो सम न्यूट्रॉनिक को कहते हैं आइसोटोन्स। तो इसमें क्या होगा? तो वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इसका नाम ही है सम न्यूट्रॉनिक। तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। जैसे आप पहला उदाहरण देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये आइसोटोन्स के उदाहरण हैं। कैसे? न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, न्यूट्रॉन निकल आएगा। यानी कि ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो जैसे जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास 14 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 14 में से 6 घटाए 8 आ गया, तो इसका न्यूट्रॉन 8 है। और दूसरा जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो 16 में से 8 घटाओ तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितना आएगा? तो 8। तो दोनों का न्यूट्रॉन कितना है? 8 है। तो किसका उदाहरण होगा? सम न्यूट्रॉनिक का, आइसोटोन्स का। जैसे जो दूसरा उदाहरण है एक में हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो जो ये हाइड्रोजन है इसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाओ तो न्यूट्रॉन 2 ही आया, और हीलियम के एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाओ तब भी न्यूट्रॉन 2 आएगा। तो ये भी आइसोटोन्स का उदाहरण है।
तो आप समझ गए ना आइसोटोन्स मतलब क्या। तो वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो आइसोटोन्स के बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। उसके बाद है आइसोडाइफर। तो हो सकता है ये टर्म आपने पहली बार सुनी हो, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आइसोडाइफर क्या होता है? तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो उन्हें आइसोडाइफर कहा जाता है। तो आइसोडाइफर किसे कहते हैं? जिनके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो, जैसे जो नीचे उदाहरण है थोरियम और यूरेनियम का। तो आप देख रहे हैं कि थोरियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 90 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाकर निकलती है। तो 234 में से 90 घटा दो तो 144 न्यूट्रॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 144 आ गई, प्रोटॉन की संख्या 90 आ गई। और यूरेनियम के केस में न्यूट्रॉन की संख्या 146 है और प्रोटॉन की संख्या 92 है। तो आइसोडाइफर में क्या होगा कि दोनों के न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का जो अंतर होगा ना वो एक समान होगा। तो पहले केस में यानी कि थोरियम में अगर हम न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएं तो 54 आएगा, और यूरेनियम में भी देखें तो अगर हम न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएं तो 54 आएगा। तो दोनों ही एलिमेंट में जो अंतर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो समान है ना, तो इसको हम आइसोडाइफर कहेंगे। तो हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोडाइफर सबके बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो बताइए परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को किस अल्फ़ाबेट द्वारा दर्शाया जाता है? तो एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हैं तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो एटॉमिक नंबर पूछा है तो हमें दिया क्या गया है? तो एटॉमिक मास दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, और हमें पता क्या करना है? तो परमाणु संख्या, जिसे हम प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो एटॉमिक मास है 298, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर 298 है। इसमें से अगर हम न्यूट्रॉन घटा दें तो प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। तो 298 में से 196 घटा दो तो बचा कितना? 102। तो 102 प्रोटॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको जोड़कर क्या निकलता है? तो इनके योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, इसी को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो न्यूक्लियस में मौजूद किसकी संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है वो क्या कहलाते हैं? तो जिनका एटॉमिक मास एक समान है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो बताइए उन्हें क्या कहा जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या एक समान है यानी कि उन्हें समभारिक कहा जाएगा। समभारिक को ही आइसोबार कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो हमें पता है कि अगर हम परमाणु के द्रव्यमान में से परमाणु का क्रम घटा दें तो क्या निकलेगा? तो हमें
न्यूट्रॉन की संख्या पता चलती है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व का परमाणु भार W से दर्शाया गया है और परमाणु संख्या को N से दर्शाया गया है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो बताइए, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है जो परमाणु संख्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें परमाणु क्रमांक को N से दर्शाया गया है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? N होगी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु होते हैं, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन में आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या वही है जो नीचे वाली संख्या है, यानी कि प्रोटॉन होगा 9। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा, यानी कि प्लस या माइनस का साइन नहीं दिख रहा, इसीलिए जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 9 प्रोटॉन हैं तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो, तो 19 में से 9 घटा दो, कितना बचा? 10 बचा। तो 9 प्रोटॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो एटॉमिक नंबर आपको बताना है। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा? तो जितनी प्रोटॉन की संख्या है वही उसका परमाणु संख्या होगी। तो इसमें 10 प्रोटॉन हैं तो परमाणु संख्या भी 10 होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो 39 में से 19 घटा दो, कितना बचा? 20 बचा। तो इसमें 20 न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।